अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, आज मेरे कप्तान ने कौम से खिताब किया और इस खिताब के दौरान उन्होंने अवाम को ये बताया कि कोरोना की जो तीसरी लहर शुरू हो चुकी है वो किस हद तक ख़तरनाक है और लोगों को जो है वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ज़रूरत है। जो फिगर्स आ रहे हैं अभी तक वो लाहौर और इस्लामाबाद से कम काफ़ी ख़तरनाक हैं और उनकी जो बढ़ती तादाद है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है हर गुजरते दिन के साथ। कराची और सिंध के अंदर फिर भी निस्बतन नंबर्स अभी कम हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है हम तो पूरे पाकिस्तान की बात करेंगे, चाहे कोई भी शहर हो वो मुख्तलिफ नहीं होता। लेकिन कप्तान ने आज अपनी इस तकरीर के दौरान, कौम से खिताब के दौरान एक चीज़ का एतराफ़ भी किया और वो ये था कि उन्होंने खुद भी बेहतियाती की है और उन्होंने कहा कि सेनेट के इलेक्शंस के दौरान जो है वो मुझसे ये बेहतियाती हुई जिसकी वजह से मुझे कोरोना हुआ। अच्छा, इस सारी चीज़ पे दो मुख्तलिफ एंगल्स हैं। एक तो ये कि शुक्र है कि एतराफ़ किया इस बात का कि हाँ उन्होंने कोताही की है। आपको याद होगा कि जिस दिन ये खबर आई थी तो हमने भी उस दिन कहा था कि ये बेशक एक बहुत अफसोसनाक खबर इस सिलसिले में है कि मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको किसी किस्म की ऐसी बीमारी नहीं होनी चाहिए जिसमें जान का खतरा हो, और वो दुआ है कि जल्द से जल्द सेहतयाब हो। लेकिन एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और वो सवालिया निशान है कि उनके इर्द गिर्द जो प्रोटोकॉल है वो किस किस्म का उनको प्रोवाइड किया जाता है, उनकी सेहत के हवाले से उनको किस किस्म की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। इसका जो है वो एक दफ़ा चेक करने की ज़रूरत है कि आया वो सब कुछ ठीक है या नहीं है। तो आज उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि सेनेट के इलेक्शंस के दौरान जो है ये बेहतियाती हुई है। अब सवाल ये है कि ये क्यों हुई है बेहतियाती, आखिर इसका कौन जिम्मेदार है? आखिर आसपास के जो लोग जो उनसे मिलने के लिए आते थे, मैं जानता हूं कि कैंपेनिंग हो रही होती है, आपकी बहुत सी मेल मुलाकातें होती हैं, कभी इससे मिल कभी उससे मिल, लेकिन क्यों हुई है? एक बात। तीसरी बात एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको याद होगा पिछले दिनों इनकी एक तस्वीर आई थी और उस तस्वीर के अंदर जो है वो अपनी मीडिया टीम के साथ बैठे हुए थे। शिबली फराज साहब और फैसल जावेद खान साहब ने जो है वो तस्वीर ट्वीट की थी। तो हमने उस वक्त भी ये कहा था कि ये क्या बेवकूफ़ों वाली हरकत की गई है कि एक शख्स जो है वो कोरोना के अंदर मुब्तला है और आप उसके साथ बैठ के जो है ये तस्वीर खिंचवा रहे हैं और तस्वीर उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर भी पोस्ट कर रहे हैं। हमने उस वक्त भी ये बात कही थी कि अक्लमंदी तो ये होती कि वजीर आजम जो है वो खुद कौम से बताते कि देखें मैं भी अब इस बीमारी के अंदर मुब्तला हूं और हमें इस चीज़ का एहसास करने की ज़रूरत है कि एहतियाती तदाबीर हमें किस तरह इख्तियार करनी चाहिए। लेकिन उसके बजाय जो है वो दरअसल में वो तगड़ा कप्तान और बहादुर कप्तान और इस किस्म की जो एक मिथ्स बनाने की कोशिश की जाती हैं, इसका बहादुरी के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं था कभी भी डे वन से। और इसी तरह जिस तरह वो शहबाज गिल साहब ने ट्वीट किया कि जनाब मैं कप्तान को जब फ्रंट लाइन के ऊपर देखता हूं तो वाह 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 क्या बात है, मैं मतलब मेरे हौसले बुलंद हो। इसमें हौसले बुलंद होने वाली कोई बात नहीं। आपको सड़क के ऊपर अगर कोई आदमी जो है वो इस तरह एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखता हुआ नहीं नजर आता, उसमें बहादुरी वाली कोई बात नहीं है। ये बेवकूफ़ी है और माजरत के साथ ये बेवकूफ़ियां हम सब करते हैं, मुझसे भी हुई होंगी, बिल्कुल हुई होंगी, हम भी मतलब ये खता करते हैं। तो इसमें मतलब उसको इस तरह बढ़ा चढ़ा के पेश करने की जरूरत नहीं है। शुक्र है किसी अक्लमंद ने जो है उनको ये आज तजवीज़ किया कि आप जाके कौम से खिताब करें और कौम को बताएं कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जाहिर बात है एक आदमी जब खुद एक बीमारी में से गुजरता है तो उसको फिर उस बात का एहसास भी होता है कि ये कितनी खतरनाक चीज़ है और इसके लिए क्या क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। दूसरी एक जो इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे करना चाह रहा था, दो डेवलपमेंट्स हुई हैं फॉरेन अफेयर्स के हवाले से। एक तो ये कि 40 मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत जो हैं और वज़ीर आज़म जो हैं उनको इनवाइट किया गया अमेरिका के अंदर जो बाइडन की जानिब से, और उसका जो असल पॉइंट था जिसके ऊपर बात होनी थी वो थी माहौलियात, पोल्यूशन और एनवायरनमेंट, इसके ऊपर जो है वो बात होनी थी। लेकिन हैरानकुन तौर पर इसमें से इमरान खान साहब को जो है वो मदऊ नहीं किया गया और ये बड़ी हैरानकुन बात है। अब कहने वाले ये बात कहते हैं कि इमरान खान साहब जो है वो बिलियन ट्री सुनामी और 10 बिलियन ट्री प्रोजेक्ट और इसके बारे में इतना कुछ वो कहते हैं और वो कहते भी हैं। हकीकत यही है कि वो कहते भी हैं, ये नहीं है कि वो नहीं कहते। वो बार बार एनवायरनमेंट के हवाले से चीज़ों के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा बात करते हैं। उनकी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो क्लाइमेट चेंज के हवाले से, एनवायरनमेंट के हवाले से, पोल्यूशन के हवाले से जो है वो बात की जाए। लेकिन ये आखिर ऐसा क्यों हुआ कि इस इंपॉर्टेंट जगह के ऊपर, इस इंपॉर्टेंट मीट के ऊपर, जबकि उसमें कई छोटे ममालिक भी उसके अंदर शामिल हैं,
تو پاکستان کو پھر بھی شامل کیوں نہیں کیا گیا؟ اور کیا یہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی جانب سے ایک سگنل ہے عمران خان صاحب گورنمنٹ کے لیے کہ سب اچھا نہیں ہے اور ہم آپ کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہیں؟ کیونکہ ظاہری بات ہے اس کو اسی تناظر کے اندر دیکھا جا رہا ہے. اچھا، جہاں پہ ایک جگہ امریکہ کی بات ہے تو دوسری جگہ چین کے حوالے سے بھی ایک مزید ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. چین اور ایران نے ایک 25 سالہ معاہدہ کیا ہے اور بڑا امپورٹنٹ معاہدہ ہے، لیکن اس سلسلے میں اس کے بعد جو ریلیز سامنے آئی ہے، جو میڈیا ریلیز سامنے آئی ہے، اس کے اندر ایک لائن بڑی امپورٹنٹ ہے اور اس لائن کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ ایران اور چین کے جو تعلقات ہیں وہ بڑے گہرے تعلقات ہیں اور وہ ایسے تعلقات نہیں ہیں کہ ایک فون کال کے اوپر جو ہے وہ تبدیل ہو جائے. اچھا، اب اس کے بارے میں بھی کئی جو ماہرین ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایکچولی اس کا مطلب جو ہے وہ پاکستان تھا اور پاکستان کو دراصل میں اس میں نشانہ بنایا گیا ہے اور پاکستان کو جو ہے وہ ٹانٹ کیا گیا ہے چین کی جانب سے کہ صرف ایک فون کال کے اوپر جو ہے وہ آپ اپنے خارجی تعلقات جو ہے وہ کمپلیٹلی چینج کر لیتے ہیں. اب اس ساری چیز کے اندر اگر آپ یہ پہلے جو میں نے امریکہ کے حوالے سے بات کی اور اس کے بعد یہ چین کے حوالے سے جو بات کی، تو کیا یہ ہماری ناکامی نہیں ہے؟ کیا یہ ہماری فارن پالیسی کی ناکامی نہیں ہے کہ آج جو ہے وہ یہ دو بڑے جو اسٹریٹجک پارٹنرز ہمارے امریکہ رہا ہوا ہے، چائنا ابھی بھی موجود ہے، سی پیک کے حوالے سے جو اس کی مطلب پوزیشن ہے اور جو پچھلی حکومت سے لے کر اب تک جو ہے وہ چین ہمارے جتنا قریب رہا ہے، وہی چین اب ہمیں اس قسم کا تانا دے رہا ہے. اچھا، دوسری بات یہ کہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ چین اور پچھلی حکومت جو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، ان کے بڑے آپس میں کارڈیل ریلیشنز تھے. یہاں تک کہ جب چینی سفیر یہاں سے گئے تھے اور پاکستان سے جب وہ پچھلے جو چینی سفیر تھی جب وہ گئے تھے تو انہوں نے جاتے جاتے شہباز شریف اور احسن اقبال کے لیے بڑے نیک خواہشات کا انہوں نے اظہار کیا تھا. لیکن اب موجودہ صورتحال کے اندر ہمیں یہ کچھ سننا پڑ رہا ہے. یہ تو حقیقت ہے کہ پچھلے کئی مہینوں سے یہ بات اسلام آباد کے حلقوں میں کہی جاتی ہے کہ چینی جو ہیں وہ سی پیک کی رفتار سے خوش نہیں ہیں. جس طریقے سے یہ پروجیکٹس چلنے چاہیے، جس طریقے سے اس پہ کام ہونا چاہیے، جو اس کی سپیڈ ہونی چاہیے، وہ اس سے خوش نہیں ہے. اب ظاہری بات ہے یہاں پر کچھ بھی ہو جائے ہمیں پاکستانی پرسپیکٹو کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ کیا پاکستان کی جانب سے یہ فیصلہ مجموعی طور پر کیا گیا ہے کہ چین کے ساتھ جو ہے وہ گو سلو پالیسی کی جائے، یا دراصل میں چھوٹی موٹی آپس میں صرف چند ایشوز ہیں جو آپس میں باہمی مشاورت کے ساتھ جو ہے وہ ریزالو بھی کیے جا سکتے ہیں. لیکن موجودہ صورتحال کے اندر یہ دو بڑی ڈیولپمنٹس ہیں امریکہ کے حوالے سے اور چین کے حوالے سے، جہاں سے پاکستان کے لیے کوئی زیادہ اچھا سگنل نہیں آیا ہے ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر. اور ظاہری بات ہے ہوز دا پرسن شاہ محمود قریشی ہیں جو اس فرنٹ کو لیڈ کیے ہوئے ہیں. تو شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے جو ہے تھوڑی سی پریشان کن بات ہے کہ وہ اس سلسلے میں اب کیا لائے عمل اختیار کرتے ہیں. اور یہ ایک مجموعی طور پر صورتحال تھی، میں نے سوچا اس پہ آپ سے تھوڑی سی بات کی جائے. اگلی ویلاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.